नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 29 फरवरी और 29 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जीएस से जो भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जहाँ से आपके आगामी शिफ्टों में प्रश्न आते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि लॉर्ड लिट्टन ने सशस्त्र सशस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो आर्म्स एक्ट की बात करेंगे तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा 1878 में यानी कि 1878 में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया था, जिसके अनुसार भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो किसने लागू किया था? लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था, इस बात को आप याद कीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे एंड ऑफ विंटर सेल के नाम से, जो कि आपका 26 से 29 फरवरी तक चलना था। आज लास्ट डेट है, पहले आपको बता देता हूँ। इस सेल में आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो मात्र आपको 351 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो मात्र 263 रुपये में मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक का अगर आप पास प्रो लेते हैं तो यहाँ पर एक मॉक को आप अनलिमिटेड दे सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो PYQ होता है उसको भी आप मॉक के तौर पर लगा सकते हैं और उसका PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं। इसके अलावा कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। SSC के ऊपर आपका SSC, बैंक, रेलवे या आपके स्टेट लेवल का भी एग्जाम होता है, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 में दिल्ली में गांधी जी की मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? तो गांधी जी की मूर्ति का जो प्रतिमा था गांधी वाटिका का जो अनावरण है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया था। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राजघाट के पास नई गंगा दर्शन में महात्मा गांधी की कितना फीट ऊंची? तो 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। ठीक है, तो आपको ऊंचाई भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने तत्व आवर्त हैं। ठीक है, तो आपसे सिर्फ वर्ग पूछा गया था, आवर्त हम उन लोगों के लिए जोड़ दिए हैं जिनका एग्जाम अगले शिफ्ट में होना है। ठीक है, वहां से क्योंकि आवर्त भी पूछा जाएगा तो जोड़ना मेरा कर्तव्य था, तो मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए वर्ग की बात करेंगे तो 18 वर्ग होता है, जो कि पूछा गया था। आवर्त की बात करेंगे तो 7 आवर्त होता है, इसको भी याद रखिएगा। एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों का एक व्यवस्था है। इसके अलावा यह 18 वर्गों में विभाजित है। 7 आवर्त क्रम से लंबवत और क्षैतिज रूप से चल रहा है। आवर्त सारणी में धातु व धातु उपधातु का असतत संयोजन होता है। यहाँ पर आवर्त सारणी को देख भी रहे होंगे, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर 18 गया है। तो ये दोस्तों आपका 18 क्या है? 18 वर्ग है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्या है? तो ये आपका आवर्त है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजलान शाह की कप की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? मलेशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सुल्तान अजलान शाह जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित होने वाली एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत आपका 1983 में, जब आपका भारत पहली बार क्या जीता था? विश्व कप का खिताब जीता है। उसी समय आपका इसका आपका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था, यानी कि पहली बार खेला गया था। सबसे हालिया चैंपियन की बात करेंगे तो 2022 में आपका जो सुल्तान अजलान शाह कप हुआ है उसका विजेता भी आपका मलेशिया ही बना है। ठीक याद रखिएगा। और जो मलेशिया है इसका प्रथम खिताब था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? तो अमृत दीवान कप की बात करेंगे तो जो अमृत दीवान कप है उसका संबंध बैडमिंटन से है। तो इसका राइट आंसर आपका बैडमिंटन हो जाएगा। इसके अलावा आगा खा कप पहले पूछा जा चुका है, अभी भी याद कर लीजिए, हॉकी से संबंधित है। कुछ बिहार ट्रॉफी किससे संबंधित है? क से कुछ, क से क्रिकेट, याद रखिएगा। अमृत दीवान कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। इसके अलावा देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। बाकी और भी ट्रॉफी हम लोग PDF में आपको दे चुके हैं और पहले भी बता चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला है कि मोढेरा नृत्य महोत्सव उत्तरार्ध महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो मोढेरा जो नृत्य महोत्सव है वो आपका भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाला मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य का है। त्यौहार हर साल उत्तरायण के बाद होता है और सूर्य भगवान को समर्पित मोढेरा मंदिर में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन चक्र की पूजा की जाती है। इसके अलावा मोढेरा मेहसाना जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये मेहसाना शहर से 25 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है, तो अब आप कहिएगा सर यह क्यों बता रहे हैं कि मोढेरा कहाँ पर है? तो ये भी प्रश्न आपका बन चुका है कि मोढेरा कहाँ पर स्थित, कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर मेहसाना जिले
था उस समय जब आपका प्रश्न पूछा गया था, तभी यहाँ पर हम जुड़े हैं। अगला है अक्खम लक्ष्मी देवी को डैश में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था। यानी कि अक्खम जो लक्ष्मी देवी है उनका संबंध किस शास्त्र नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुरी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, मणिपुरी नृत्य से इनका संबंध है। इनका जो जन्म है 1 मई 1952 को कहाँ हुआ था, इम्फाल में। उन्होंने अपने गुरु अंबु सिंह, तोम्बा सिंह और बाबू सिंह से मणिपुरी नृत्य में क्या किया था, प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी में मणिपुर नृत्य में विशेषज्ञता हासिल की थी। 2010 में मणिपुर राज्य कला अकादमी पुरस्कार, 2014 में नृत्य भूषण सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है जहाँ से आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं भरतनाट्यम का, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसका से संबंधित नर्तकी हैं या नर्तक हैं टी बाला सरस्वती, कल ही पूछा गया था। शांताराव है, मृदानी साराभाई है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, कमला बेजंती माला जी हैं, सोनल मानसिंह है, संयुक्ता पानी ग्रही है और रुक्मणी देवी अनुले है। कथक से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, सितारा देवी जी हैं, बिरजुमरा जी हैं, गोपी कृष्ण है, बिंदादिन महाराज है, कालकादिन है, उमा शर्मा है। कथकली जो कि केरल का है, गुरु कृष्ण कुट्टी हैं, कनक रेले जी हैं, कल ही पूछा गया, आज फर्स्ट पूछा गया है, सेकंड पूछा गया है, और वी राघवन है। अगला मोहिनीअट्टम जो कि केरल का ही है, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी और राधा दत्ता जी हैं। मणिपुरी से आपका गुरु विपिन सिंह हो गए, झावेरी बहने हो गए, टी नरिया सिंह हो गए, अखम लक्ष्मी देवी जी सिंह हो गए। ओडिसी से आपका आधा काकतिकर हो गए, अदिति बंदोपाध्याय हो गए, अनिता बाबू हो गए, और पिता वेंकटेश हो गए, अरुणा मोहंती हो गए। कुचिपुड़ी से जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है, भावना रेड्डी हो गया, कौशल्या रेड्डी हो गया, राजा राठी रेड्डी हो गया, यामिनी रेड्डी, जितना भी रेड्डी है सब आपका कुचिपुड़ी से है। सतरिया से जो कि असम का है, मल्लिका कंडाली जी हो गए, स्वर्गीय मानूराम दत्ता मुख्तियार हो गए, स्वर्गीय राजेश्वर सोकिया बड़बयान हो गए, स्वर्गीय डॉक्टर महेश्वर नेब हो गए, स्वर्गीय डॉक्टर भूपेन हजारिका जी हो गए, स्वर्गीय आनंद मोहन भगवती हो गए। इन सभी का संबंध आपका सतरिया नृत्य से है। अगला है बिहू पर्व के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बिहू पर्व के दौरान आपका बिहू नृत्य ही किया जाता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बिहू आपका असम का एक पर्व है, पर्व के साथ साथ एक आपका नृत्य भी है। ठीक है, तो बिहू इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में ही दिया गया था। बिहू एक लोक नृत्य है जो बिहू त्यौहार के दौरान किया जाता है, असम का त्यौहार है। बिहू त्यौहार पर लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाते हैं। त्यौहार असमिया नए साल की शुरुआत है और फसल के मौसम को चिन्हित करता है। 3 प्रकार का बिहू विभिन्न समय अवधि के दौरान मनाया जाता है। रोंगाली बिहू जिसे कि हम लोग बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं, अप्रैल में मनाया जाता है। कोगली बिहू या कट्टी बिहू जिसे हम लोग कट्टी बिहू के नाम जानते हैं, अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगली बिहू या माघ बिहू जिसे हम लोग जानते हैं, जनवरी माह में मनाया जाता है। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत कितना है, तो महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है आपका 65.46% है। जब पुरुष का पूछा गया था हमने आपको 100% गारंटी के साथ बता दिया था कि महिला का भी पूछा जाएगा, और पूछ दिया गया है। 65.46% है। ये देश का कुल 74.04% है, पुरुष का 82.14% है और महिला 65.46% है। इसके अलावा भारत में केरल राज्य का साक्षरता सबसे ज़्यादा है, एग्जैक्ट तो 93.91% है, ऐसे 94% कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा अधिक साक्षर समुदाय कौन सा है, तो जैन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 100 नहीं लेकिन 50% पूछा जा सकता है। अगला है भारतीय संसद में कितना सदन होता है। हालांकि ये जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका थोड़ा सा लिंदी टाइप का पूछा गया था, लेकिन जो मतलब निकल कर आ रहा था वो मतलब आपका यही निकल रहा था, संसद में कितने सदन हैं, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगर आपका सदन की जगह अंक पूछा गया होता तो इसका राइट आंसर 3 हो जाता। ठीक है, सदन तो 2 होता है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन अंक 3 होता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। विधायी संस्था है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होता है, राज्यसभा ऊपरी सदन, लोकसभा निचली सदन। ठीक है, राज्यसभा को राज्यों का परिषद, लोकसभा को लोगों की संसद। ठीक है, इस तरह हम लोग कहते हैं। अगला जो पूछा गया आपसे कि 2022 में किसने नई पार्टी बनाई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया 2022 में किसने नई पार्टी बनाई है, तो 2022 में गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाया था। गुलाम नबी जो आज़ाद हैं पहले कांग्रेस का आपका कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, लेकिन कांग्रेस से किनारा करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपने नई पार्टी का ऐलान किया था। उनका नई पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, इसको भी याद रखिएगा। उन्होंने अपने नई पार्टी को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि लगभग 1500 नाम हमें उर्दू संस्कृत में भेजे गए थे, हिंदी और उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तानी है, हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो, इसलिए पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी तय हुआ है। अगला है कि हैंडबॉल का एक मैच कितने समय का होता है, तो हैंडबॉल का एक मैच की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन 60 मिनट हो जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में 60 नहीं दिया गया था,
70 दिया गया था, तो हो सकता है 70 आपका सही हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट जो समय होता है हैंडबॉल का वो आपका 60 मिनट ही होता है। 60 मिनट का समय होता है, 2 हाफ में खेला जाता है 33 मिनट का। और इसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या होता है, तो 7 खिलाड़ियों की संख्या होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अर्थशास्त्र में यूआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूआरपी का जो फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी आकलन की 2 विधियां हैं, एक आपका यूआरपी है, एक आपका एमआरपी है। एमआरपी को आपका मिक्स्ड रिकॉल पीरियड कहते हैं, वहीं पर यूआरपी को हम लोग यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड कहते हैं। अगला है कि हरित क्रांति किस वर्ष हुआ था। तो हरित क्रांति की बात करेंगे तो 1968 में ये शुरुआत हुआ था, ठीक है। दशक 1960, लेकिन भारत में पूछेगा तो 1965, विश्व में पूछेगा तो 65-66, इस तरह करके आप राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। इसके अलावा हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्में यानी कि HYB के बीच ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक और उर्वरक जैसे उत्पादों का उपयोग शामिल किया गया था। इसके अलावा HYB का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, हाई यील्ड वेराइटीज का फुल फॉर्म होता है। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग साहब जी हैं, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। अगला है कि गीता प्रेस गोरखपुर को किस मंत्रालय ने अवार्ड दिया है। तो गीता प्रेस गोरखपुर को आपका ये प्रश्न होगा, प्रश्न ये होगा कि गीता प्रेस गोरखपुर को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है। तो इसका नाम आपका गांधी शांति पुरस्कार 2021 था, लेकिन बच्चे ने जो बताया मंत्रालय का नाम लिया, तो मंत्रालय भी हो सकता है पूछा गया हो, तो राइट आंसर संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, क्योंकि ये जो पुरस्कार दिया जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है। तो 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार आपका गीता प्रेस गोरखपुर को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 175 से रिलेटेड कोई पूछा गया था, तो अनुच्छेद 175 से अगर पूछा गया हो तो संसद या सदनों के संबोधन या संदेश भेजना राज्यपाल का अधिकार होगा, इससे संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 175 के तहत जो राज्यपाल है निम्न कार्य कर सकते हैं। पहला है कि विधानसभा या विधान परिषद या दोनों सदन को एक साथ संबोधित कर सकता है। अगला है कि विधेयक के संबंध में राज्यसभा को संदेश भेज सकता है। ये सब काम आपका अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल कर सकता है राज्यों में, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।